Hello everyone, welcome back to our YouTube channel CAT by LPT. My name is Achal and I'm your quant mentor. Continuing with our series on geometric progression, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं sum of a geometric progression and product of a geometric progression. Before we look into product of a geometric progression, एक बार क्विकली मैं आपको थोड़ा सा आउट ऑफ याद करा दूं. हमने जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वीडियो देखा होगा आपने, तो जब हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात की थी तो लेट्स से एक सिंपल सा एपी है 2, 4, 6, 8, 10, 12. ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिस क्या है, लॉजिक क्या है, अंडरलाइंग लॉजिक क्या है, कैसे एपी बनती है. सिंपल सा लॉजिक है, एक कांस्टेंट नंबर है जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, वो या तो ऐड होता जाएगा या फिर वो सब्ट्रैक्ट होता जाएगा. ये सिंपल सी चीज़ है. सब्ट्रैक्ट के लिए हम बोलते हैं कि एक नेगेटिव नंबर ऐड होता जा रहा है. तो सिंपल सा फंडा है, एक कांस्टेंट टर्म ऐड होता जाता है. इस तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता है. तो सिंस वहाँ एडिशन की बात करते थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमने देखी थी, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन था. क्या? पहले और आखिरी टर्म, अगर फाइनाइट टर्म्स हैं एपी में, तो पहले और आखिरी टर्म का जो सम है कितना है, यहाँ पर 14 है. वही होगा दूसरे और सेकेंड लास्ट का सम. 4 और 10 का सम कितना है, ये भी 14 है. और वही सम होगा थर्ड फ्रॉम द बिगनिंग एंड थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड का सम. इन दोनों का सम भी क्या है, 14 है. ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमने देखी थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के केस में. अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक सिंपल सा ले लेते हैं. एक सिंपल सा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाएगा आपका, लेट्स से 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. एक सिंपल सा जीपी है. जीपी का अंडरलाइंग बेसिस क्या होता है, एक कांस्टेंट टर्म है जो मल्टीप्लाई होता जाता है. यहां पर क्या मल्टीप्लाई होता जा रहा है, 2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है. ठीक है, तो यहां पर हमने बात की थी सम ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट का जो सम है दैट विल बी सेम एज सेकंड लास्ट का सम. सम की बात कर रहे हैं क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है. यहां क्या सेम है, कॉमन रेशियो सेम है. एक रेशियो है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, वो सेम है. तो यहां हम बात करेंगे प्रोडक्ट की. प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म क्या होगा, 2 इंटू 128 कितना होगा, 256 होगा. हम बात करेंगे यहां पर प्रोडक्ट की. वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट ओवर हियर. तो 2 और 128 का जो प्रोडक्ट है 256 है. व्हाट अबाउट 4 एंड 64? 4 और 64 का प्रोडक्ट क्या है, ये भी 256 ही है. ठीक है ना. 8 देखो आप, 8 और 32 का प्रोडक्ट क्या है, 8 इंटू 32 इज ऑल्सो 256. तो यहां से जीपी के केस में एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, प्रोडक्ट ऑफ kth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड kth टर्म फ्रॉम द एंड इज कांस्टेंट. आप शुरुआत से कोई एक पर्टिकुलर टर्म ले लो और एंड से कोई एक पर्टिकुलर टर्म ले लो, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा सेम होगा. कोई सा भी टर्म ले लो, शुरुआत से पहला आखिरी से पहला, या शुरुआत से दूसरा आखिरी से दूसरा, या शुरुआत से तीसरा आखिरी से तीसरा, कैसा भी कोई सा भी टर्म ले लो, शुरुआत से सेम और आखिरी से सेम, इनका प्रोडक्ट हमेशा सेम आएगा. एंड ऑब्वियसली ये तभी एप्लीकेबल होगा जब फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं. एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है जीपी में, तो फिर आखिरी टर्म तो कुछ है ही नहीं उसमें. ठीक है, तो फाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी के लिए ये एप्लीकेबल रहेगा. तो वही एग्जाम्पल हमारा है यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 2, 4, 8, 16, 8 इंटू 16. यहाँ पर सिर्फ 6 टर्म्स लिए हुए हैं. ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ kth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड kth टर्म फ्रॉम द एंड इज कांस्टेंट इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है, सिंपल सी चीज है. आगे बढ़ते हैं. यहीं पर अगर आप अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो सिर्फ 6 टर्म्स के लिए लिया था. ठीक है, तो 6 टर्म्स में एज सच एक मिडिल टर्म था नहीं. अच्छा, एग्जाम्पल तो हमने 7 टर्म्स के लिए लिया था ना. यस, 1, 2, 3, 4, 5, हाँ 6 टर्म्स के लिए लिया था. 2, 4, 8, 16, 32, 64. तो 6 टर्म्स के लिए एग्जाम्पल लिया था. तो यहाँ पर 2 इंटू 64 कर रहे थे, 32 इंटू 4 कर रहे थे, 8 इंटू 16 कर रहे थे. बट वॉट इफ वी हैव ऑड नंबर ऑफ टर्म्स. ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पर 7 टर्म्स हो गए, तो 2 और 128 का प्रोडक्ट जो आएगा वही 464 का आएगा, वही 8 और 32 का आएगा. तो बेचारे ये 16 का क्या होगा. बहुत सिंपल है. फंडा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ kth फ्रॉम द बिगिनिंग एंड kth टर्म फ्रॉम द एंड इज कांस्टेंट. चलो, तो यहां से 16 क्या है, फोर्थ टर्म है, तो फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग का प्रोडक्ट करो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड से.
अब चूंकि ये मिडिल टर्म है तो फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग और फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड सेम आ रहा है। 16 इंटू 6 कितना होता है? 256 होता है। 2 इंटू 128 क्या है? ये भी 256 है। 4 इंटू 64 क्या है? ये भी 256 है। 8 इंटू 32 क्या है? ये भी 256 है। तो सारे ही प्रोडक्ट 256 हैं और फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग और फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड जो कि 16 ही है दोनों केस में, तो 16 का स्क्वायर इज 256 है यहां पर। तो आप दिस होल्ड्स ट्रू whenever there are even number of terms as well as if there are odd number of terms in a GP as well। ठीक है, सिंपल सी चीज है। चलो, तो यहां से इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आता है हमारे पास। ये तो एग्जांपल है इफ देयर आर इवन नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो 1 इंटू 243 विल बी सेम एज 3 इंटू 81 विच इज सेम एज 9 इंटू 27। फाइन। अब हम बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आएगी यहां से, वो है प्रोडक्ट ऑफ अ जीपी। प्रोडक्ट ऑफ अ जीपी मतलब सारे टर्म्स का प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट, ओह सॉरी, माय बैड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, राइट। सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टर्म्स, if I talk about product of all the terms in a GP, T1, T2, T3, T4, T5, अभी इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेके देखते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टर्म्स क्या हो जाएगा? T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू T4 इंटू T5 इंटू T6, ठीक है। अब यहां पर आई नो T1 इंटू T2 इज इक्वल टू T3, सॉरी नॉट T2, T1 इंटू, अरे यार 1 सेकेंड, गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट। T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू T4 इंटू T5 इंटू T6 एंड आई नो दैट T1 इंटू T6 इज इक्वल टू T2 इंटू T5 इज इक्वल टू T3 इंटू T4। ये हमें पता है, ये सब बराबर है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है और इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। तो T1 इंटू T6 को मैं एज इट इज लिखता हूं, ठीक है, इंटू T2 इंटू T5 कैन बी रिप्लेस्ड विद T1 इंटू T6, इजंट इट? ठीक है, इंटू T3 इंटू T4 कैन बी रिप्लेस्ड विद T1 इंटू T6 अगेन, ये क्योंकि ये तीनों बराबर हैं। तो इफेक्टिवली ये क्या हो गया? T1 इंटू T6 रेज टू द पावर 3। 3 कहां से आया? 3 क्यों आया यहाँ पे? 2 5 10 कुछ क्यों नहीं आया? 3 कैसे आया? क्योंकि यहाँ दो दो टर्म्स को क्लब किया है, तो टोटल 6 टर्म्स थे, दो दो करके क्लब किया तो हाफ रह गया उसका। यानी इसको मैं और एक्सप्लिसिट थोड़ा सा और डिटेल में लिखूं तो ये हो गया 6/2। तो प्रोडक्ट ऑफ अ जीपी, जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो प्रोडक्ट ऑफ अ जीपी क्या आ गया? T1 इंटू T6, यानी पहले और आखिरी का प्रोडक्ट रेज टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। तो यहां से जीपी का एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास आता है, प्रोडक्ट ऑफ अ जीपी इज फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म का प्रोडक्ट रेज टू द पावर n/2। तो ये तो हमने अभी इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए निकाला। विल दिस बी एप्लीकेबल फॉर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स एज वेल? यस और नो, क्या लगता है आपको? तो चलो मैं बता देता हूं, यस इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स एज वेल। नाउ आई लीव इट अप टू यू टू प्रूव इट कि ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए भी एप्लीकेबल कैसे होगा। मिडिल टर्म से कोई फर्क पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा? अगर एक ही मिडिल टर्म है तो उससे कोई फर्क पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए? जैसे कि अगर 5 टर्म्स हैं T1 T2 T3 T4 T5, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीपी विल बी प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज टर्म्स। ठीक है, तो T1 इंटू T5 को क्लब कर दिया, T2 इंटू T4 विल बी इक्वल टू T1 इंटू T5। अब ये जो T3 बचा, इस अकेले का क्या होगा? ठीक है, अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू T1 इंटू T5 रेज टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स 5/2। तो पावर तो डेसिमल में हो सकती है, कोई इशू नहीं है उसमें, है ना। तो ये इसके बराबर होगा। कैसे होगा? दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। आई वॉन्ट यू टू कमेंट, सॉर्ट ऑफ टेक अ सॉल्व करो, टेक अ फोटो ऑफ इट एंड सेंड इट टू दी ईमेल आईडी, या फिर कमेंट्स में पोस्ट करना कि कैसे दिस थिंग इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, थोड़ा सा खुद से मेहनत करो इस चीज़ पे, सोचोगे तो खुद से जितना करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा चीज़ें।
और अगर इन केस इफ यू ट्राई एंड यू नॉट एबल टू गेट इट, लेट मी नो, आई विल पोस्ट द सोल्यूशन इन द कमेंट्स इटसेल्फ। फाइन, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल तो होता ही है, इसमें एक चीज और हो जाती है। नंबर ऑफ टर्म्स जैसे है ना T1 इंटू T2, T3, T4, T5, ठीक है, ये होता है प्रोडक्ट जब नंबर ऑफ टर्म्स है। हमें ये पता है फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड इज गोइंग टू बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। सो दिस इज गोइंग टू बी T3 इंटू T3, T3 इंटू T3 हो जाएगा T3 का स्क्वायर, राइट। सो T1 इंटू T5 इज इक्वल टू T3 या फिर जो कि मिडिल टर्म है उसका स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, T3 का स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसकी पावर n/2 हो जाएगा। यहां पर 5 टर्म्स हैं तो ये मिडिल टर्म मान लो। एक काम करो, T3 वहां पे जब सिर्फ 5 टर्म है तो T3 का था मिडिल टर्म था, तो जब n टर्म्स है तो जो भी मिडिल टर्म होगा वो हम यहां पे कंसिडर करेंगे। तो T1 इंटू Tn विल बी मिडिल टर्म का स्क्वायर रेज टू द पावर n/2, तो 2 इंटू n/2 ये हो जाएगा मिडिल टर्म रेज टू द पावर n। सो इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड, प्रोडक्ट ऑफ द GP इज गोइंग टू बी मिडिल टर्म रेज टू द पावर n। बहुत सिंपल सा चीज है ये। ये तो स्टैंडर्ड है ही, दिस इज एप्लीकेबल जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं एज वेल एज जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, एंड दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन यू हैव ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। फाइन, कूल। तो एक एग्जांपल देखते हैं यहां पर। इन अ GP द थर्ड टर्म इज 4, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म्स T1, T2, T3, T4, T5, ये 5 टर्म्स हैं। आपको बोला हुआ है थर्ड टर्म, ये जो थर्ड टर्म है ना, दिस इज इक्वल टू 4। आपसे पूछा है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 5 टर्म्स। अब प्रोडक्ट ऑफ ऑल 5 टर्म्स हो जाएगा T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू T4 इंटू T5। वो मैं फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकता था, बट मैं उस फॉर्मूले पे नहीं जाना चाह रहा। आई वॉन्ट यू टू फील के एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो T1 इंटू T5 क्लब कर दिया, T2 इंटू T4 ये क्लब कर दिया इंटू T3। अब हमें पता है T1 इंटू T5 इज गोइंग टू बी T3 इंटू T3, तो ये हो गया T3 का स्क्वायर। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड इज गोइंग टू बी इक्वल टू थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग T3 इंटू थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड T3। तो T1 T5 हो गया T3 का स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड का प्रोडक्ट T2 T4 का प्रोडक्ट इज ऑल्सो गोइंग टू बी T3 का स्क्वायर इंटू T3। तो ये क्या हो गया, T3 रेज टू द पावर 5। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टर्म्स क्या हो गया, T3 की पावर 5 है, और T3 कितना दिया हुआ है हमें, 4 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 5 यानी 2 की पावर 10 यानी कि 1024। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर GP इज 1024। सिंपल सी चीज। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ना एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम देखते हैं हम। ठीक है, तो GP में फर्स्ट टर्म अगर A है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं अब सम ऑफ अ GP की। इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, यहां पर इतना डायरेक्टली नहीं होगा जैसा अभी प्रोडक्ट के लिए कर रहे थे हम, क्योंकि प्रोडक्ट इज हाउ GP इज बिल्ट, बट ये हम सम ऑफ द टर्म्स के बारे में डिस्कस करें तो यहां पे थोड़ा सा अलग एंगल से हमें देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म ऑफ अ GP अगर A है और कॉमन रेशियो R है, तो सेकंड टर्म AR होगा, थर्ड टर्म AR स्क्वायर होगा, सो ऑन टिल nth टर्म क्या होता है ये हमने देखा हुआ है GP का, nth टर्म विल बी AR रेज टू द पावर n-1। फाइन, तो अगर इन सारे टर्म्स को हम ऐड कर दें तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं SN से, विच इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ GP। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ GP। अब इस फॉर्मूला निकालना है हमें, GP के सम का फॉर्मूला निकालना है। ऑब्वियसली ये तो बहुत सारे टर्म्स है, फॉर्मूला तो एक सिंगल टर्म का कुछ आना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो कॉमन रेशियो है ना R, वो मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी सीरीज में, LHS में भी और RHS में भी। तो यहां R मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा R इंटू SN। अब यहां पर पहले टर्म में R मल्टीप्लाई होगा, इसको मैं यहां लिख रहा हूं A इंटू R। क्यों लिख रहे हैं अभी समझ में आएगा। फिर AR में R मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा AR स्क्वायर, सो ऑन टिल, इससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा,
ए आर की पावर एन माइनस वन से जस्ट पहले वाला टर्म होगा ए आर की पावर एन माइनस टू, और इसमें अगर मैं आर मल्टीप्लाई करूंगा तो वो बन जाएगा ए आर की पावर एन माइनस वन, और ये जो लास्ट टर्म है ए आर की पावर एन माइनस वन, इसमें आर मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल गिव यू ए इंटू आर की पावर एन। प्लीज मेक श्योर यू अंडरस्टैंड, जितने टर्म्स ऊपर वाली सीरीज में है उतने ही टर्म्स नीचे वाली सीरीज में है, बस मैंने एक एक टर्म इधर शिफ्ट करके लिखा है सबको, ठीक है। अब क्यों ये लिखा है वो देखो, इसलिए लिखा है ताकि समझने में आसानी हो। इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स सब्ट्रैक्ट नीचे वाली फ्रॉम ऊपर वाली, या नीचे में से ऊपर वाली सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो r इंटू एस एन माइनस एस एन इज इक्वल टू, ये इफेक्टिवली समझो कि यहां जीरो है, जीरो प्लस लिखा हुआ है ये, और यहां पर भी एंड में समझ लो कि ये जीरो है। तो एक एक करके टर्म्स माइनस करते जाते हैं, a माइनस जीरो इज a, ठीक है। ए आर माइनस ए आर कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों, क्योंकि सेम टर्म्स हैं। ए आर स्क्वायर कैंसिल्स आउट, ये कैंसिलिंग आउट चलता रहेगा यहां तक, और फाइनली लास्ट टर्म क्या बचेगा, जीरो माइनस, अच्छा उल्टा किया ना मैंने, ओके उल्टा कर दिया, जीरो माइनस ए करना था, तो जीरो, क्योंकि नीचे में से ऊपर वाली माइनस कर रहे हैं ना, तो जीरो माइनस ए आर माइनस ए आर स्क्वायर माइनस ए आर, सो ऑन टिल ए आर की पावर एन माइनस जीरो। तो ये फाइनली हमारे पास यहां बचेगा एक माइनस ए, और यहां हमारे पास बचेगा, ये सब जीरो होता जाएगा, एंड फाइनली वी विल गेट ए इंटू आर की पावर एन एज द लास्ट टर्म। ये हो गया आपका लास्ट टर्म यहां पर। प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि हमने किया क्या है, हमने r मल्टीप्लाई करके इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया, और सब्ट्रैक्ट करने के कारण क्या हुआ, ये सारे टर्म्स हमारे जीरो हो गए, यानी कि खत्म हो गए। सिर्फ दो टर्म्स बचे, माइनस ए एंड ए आर की पावर एन, सिर्फ और सिर्फ ये दो टर्म्स बचे, और सिर्फ दो टर्म्स बचे हैं, तो इनको इकट्ठा करके लिखते हैं अब ऐसा, यहां से एस एन कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आर माइनस वन इंटू एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस ए, फाइन। और अब ये r माइनस वन से डिवाइड कर देते हैं यहां पर, तो सम ऑफ n टर्म्स कम्स आउट टू बी, यहां से a कॉमन ले लिया, a इंटू आर की पावर n माइनस वन न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय r माइनस वन, ये होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला। बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज a एंड द कॉमन रेशियो इज r इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी हम जब इनफाइनाइट जीपी पर जाएंगे तो इनफाइनाइट जीपी के लिए भी एक सम का फॉर्मूला देखेंगे, वो फॉर्मूला आएगा हमारा यहीं से, फाइन। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ अ जीपी जिसके टर्म्स फाइनाइट हैं, कुछ कितने भी हो, 1000 10,000 20,000 कितने भी हो, लेकिन फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ये फॉर्मूला है हमारा, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए इंटू आर की पावर एन माइनस ए हो जाएगा। अब हमें पता है T1 यानी फर्स्ट टर्म क्या होता है, वो होता है a, और nth टर्म क्या होता है, a इंटू आर की पावर n माइनस वन। याद करो हमने AP में सम ऑफ एन AP का फॉर्मूला जो लिखा था वो मॉडिफाइड फॉर्म में कैसे यूज किया था, n बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, याद है ना वो चीज, वही चीज हम यहां करने वाले हैं, ठीक है। हम ये जो सम ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला है उसको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के टर्म्स में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो ए आर की पावर n है, ये जो ए आर की पावर n है, इसको मैं लिख सकता हूं ए आर की पावर n माइनस वन इंटू आर, एक r को अलग से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां पर ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है, व्हाट इज दिस, दिस इज nth टर्म ऑफ द जीपी। तो ये जो टर्म है ये वाला, इसको मैं लिख सकता हूं r इंटू nth टर्म ऑफ अ जीपी। तो r इंटू nth टर्म ऑफ अ जीपी माइनस a इज द फर्स्ट टर्म अपॉन r माइनस वन। तो सम ऑफ अ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी इज इक्वल टू r इंटू r इंटू द लास्ट टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म अपॉन r माइनस वन। तो आपको ये वाला तरीका तो डेफिनेटली याद होना ही चाहिए, और जरूरत पड़े तो you should be able to use this form of the formula as well। चलो, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं यहां पर, फाइंड द सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 2 1 हाफ एंड सो ऑन। तो ये जो सीरीज है, क्या ये जीपी है? बिल्कुल है। ये जो जीपी है इसमें क्या हो रहा है,
कॉमन रेशियो जो है ना वो क्या है 1/2 है। 2 से डिवाइड करते जा रहे हैं ना, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1, 1 को 2 से डिवाइड करोगे हाफ एंड सो ऑन। तो हमें निकालना है सम ऑफ 12 टर्म्स। तो सम ऑफ 12 टर्म्स क्या हो जाएगा a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, a क्या है यहाँ पर 2 है, दिस इज a विच इज 2 एंड कॉमन रेशियो इज 1/2। तो ये हो जाएगा, सॉरी ब्रैकेट में आएगा नहीं, माय बैड, ये ब्रैकेट में आएगा। तो फर्स्ट टर्म इज 2 इंटू आर विच इज हाफ रेज टू द पावर 12 माइनस 1 अपॉन हाफ माइनस 1। ठीक है, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा 1 की पावर 12 1 अपॉन 2 की पावर 12 माइनस 1 अपॉन हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ। ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी 2 इंटू 1 माइनस 2 की पावर 12 अपॉन में आ जाएगा 2 की पावर 12 और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी माइनस हाफ था ही। ठीक है, सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस अगेन। ये 2 इंटू 2 ऊपर 4 हो जाएगा इंटू 1 माइनस 2 की पावर 12 अपॉन, ये माइनस है नीचे तो माइनस 2 पावर 12। 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर और ये 2 की पावर 12 कैंसिल आउट होकर 2 की पावर 10 देगा। इसको ऊपर लाके लिखोगे तो 2 की पावर माइनस 10 हो जाएगा। ये माइनस इसमें इधर मल्टीप्लाई होगा, सो दिस बिकम्स, अच्छा नहीं सॉरी 2 की पावर माइनस 10 और ये हो जाएगा 2 की पावर 12 माइनस 1। ये माइनस इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो टर्म्स स्विच हो जाएंगे नेगेटिव साइन के आसपास के। सो दिस इज द सम ऑफ द 12 टर्म्स ऑफ दिस जीपी। अब आपके ऊपर है, इफ यू वांट टू लीव इट इन दिस फॉर्मेट एज वेल, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। वो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, किस फॉर्म में ऑप्शन दिए हुए हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि कहाँ तक हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सम ऑफ all odd terms of a GP containing 100 terms is 1122 and sum of all even terms of the same GP is 1683। अच्छा 100 terms हैं GP में, T1, T2, T3 so on till T98, T99 and T100। ओके, तो पहले तो वो बात कर रहे हैं सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स। तो सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स क्या हो जाएगा T1 प्लस T3 प्लस T5 सो ऑन टिल T99। ठीक है, फिर उसके बाद बात किया है सम ऑफ इवन टर्म्स की। तो इवन टर्म्स हो जाएगा T2 प्लस T4 प्लस T6 सो ऑन टिल T100। ठीक है, इनके अब रेशियो के बारे में बात किया हुआ है। इनका जो रेशियो है, नहीं रेशियो दिया हुआ है एंड अच्छा सम तो दिया ही हुआ है। ये सम दिया हुआ है 1122 और ये सम दिया हुआ है 1683, 1683। सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स इज 1122, सम ऑफ ऑल इवन टर्म्स इज 1683। वी हैव टू फाइंड द कॉमन रेशियो। तो इसका जो कॉमन रेशियो है वो क्या होगा, दिस इज व्हाट वी हैव टू फिगर आउट। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब यहां पर दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा। तो लेट्स लुक एट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन हियर। फर्स्ट टर्म a होता है, फर्स्ट टर्म a, कॉमन रेशियो r मान लेते हैं सीरीज का, तो ये हो जाएगा a। T3 क्या होगा AR स्क्वायर, T5 क्या होगा AR की पावर 4 सो ऑन टिल T99 क्या होगा AR की पावर 98 अपॉन T2 क्या होगा A इंटू आर, T4 होगा AR क्यूब, T6 क्या होगा AR की पावर 5 सो ऑन टिल T100 होगा AR की पावर 99 और दिस रेशियो इज इक्वल टू 1122 अपॉन 1683। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जाएगा 3 से 3 टाइम्स 22 बचा 374 टाइम्स, ये जाएगा 3 से 5 टाइम्स 18 561। ये भी 11 से डिविजिबल है तो ये जाएगा 34 टाइम्स 11 से, और ये 11 से डिविजिबल है 51 टाइम्स। फिर ये जाएगा 17 से 2 टाइम्स, ये जाएगा 17 से 3 टाइम्स। तो ये जो रेशियो है ना, राइट हैंड साइड जो है, ये रेशियो सिंप्लीफाई होकर आपके पास आ जाएगा 2/3। ओके, और अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है,
यहां a से शुरू हो रहा है और आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होता जा रहा है, यहां ए आर से शुरू हो रहा है और आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो मैं डिनोमिनेटर में से आर कॉमन ले लेता हूं। न्यूमरेटर मेरे पास है a प्लस ए आर प्लस ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 4 सो ऑन टिल a इंटू आर की पावर 98। डिनोमिनेटर में से अगर r मैं कॉमन ले लूं, यहां बचेगा a, यहां बचेगा ए आर स्क्वायर, यहां बचेगा ए आर की पावर 4 सो ऑन टिल यहां बचेगा ए आर की पावर 98। और अब आप देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये वाला जो ब्रैकेट है दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम हो गई, तो ये कैंसिल आउट होके द लेफ्ट हैंड साइड कम्स आउट टू बी 1/r विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो कि है 2/3। तो यहां से r की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 3/2। r कम्स आउट टू बी 3/2, राइट। तो यहाँ पे एज सच a और r a की अलग से वैल्यू निकालने की जरूरत है नहीं, कोई बहुत ज़्यादा इक्वेशन सॉल्विंग करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये दोनों जो आपको दिए हुए ना, सम ऑफ ऑड टर्म्स इवन टर्म्स, इनका रेशियो ले लो, यू विल गेट दी कॉमन रेशियो। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक सिंपल सी लास्ट चीज़ डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। लास्ट चीज़ तो नहीं, इसके बाद तो इनफाइनाइट जीपी बचा है, बट एक प्योर जीपी की अगर हम बात करें, एक नॉर्मल जीपी की बात करें, तो जैसे हमने एपी में बात की थी कि अगर कोई टर्म्स कोई नंबर ऐड कर दिया जाए सारे टर्म्स में, एपी के सारे टर्म्स में कोई नंबर ऐड कर दिया जाए, तो जो सीरीज मिलेगी हमें वो भी एपी में ही होगी और उसका कॉमन डिफरेंस भी वही होगा जो ओरिजिनल एपी का था। या फिर अगर कोई सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दे सारे टर्म्स में, तो जो रिजल्टिंग सीरीज होगी वो भी एपी होगी, बट उसका कॉमन डिफरेंस के टाइम्स हो जाएगा, मतलब जो भी नंबर मल्टीप्लाई किया उतना टाइम्स हो जाएगा। ये चीज हमने एपी में डिस्कस किया हुआ एक्सटेंसिवली। उसी पैटर्न पे हम जीपी में डिस्कस करते हैं। अगर कोई सीरीज है जीपी में, अगर सारे टर्म्स में मैं सेम नंबर ऐड कर दूं, तो जो रिजल्टेंट सीरीज आएगी क्या वो जीपी में होगी या नहीं होगी। चलो वेरीफाई कर लेते हैं। तो when the same number is added or subtracted to all the terms of a GP, the resultant series will not be a GP. वेरीफाई कर लेते हैं इसको। So let's start with a very simple GP 2, 4, 8, 16, 32 and 64. इसमें हम सेम नंबर 2 ऐड कर दें तो रिजल्टेंट सीरीज क्या बनेगी, 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 + 2 6, 8 + 2 10, 18, 34 and 66. Now look at this series. क्या ये सीरीज आपको AP में दिख रही है? नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। 4 से 6 हुआ मतलब 3/2 मल्टीप्लाई हुआ, 6 से 10 हुआ यानी कि 5/3 मल्टीप्लाई हुआ, तो सेम रेशो नहीं आ रहा है, हेंस दिस इज नॉट अ जीपी। और एपी तो है ही नहीं, यहाँ डिफरेंस 2 का है, यहाँ 4 का है, यहाँ 8 का है एंड सो ऑन। तो अगर किसी जीपी में आप सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्टेंट सीरीज जीपी में, एपी में किसी में भी नहीं होगी, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर तुमने सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दिया सारे टर्म्स में, 2 अगर तुमने मल्टीप्लाई कर दिया मान लो सारे टर्म्स में, तो ये जो रिजल्टेंट सीरीज देखो वही सीरीज ली 2, 4, 8, 16, 32, 64, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये जो सीरीज आ रही है 4, 8, 16, 32, 64, 128, ये सीरीज भी जीपी में है। इन दोनों का रेशियो 2 है, इन दोनों का रेशियो 2 है, इन दोनों का रेशियो 2 है एंड सो ऑन। तो यहां पर सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से कॉमन रेशियो चेंज हो रहा है क्या? एपी में तो चेंज हो रहा था। एपी में अगर नॉर्मली कॉमन डिफरेंस 3 था, सारे टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नई सीरीज का कॉमन डिफरेंस भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा। लेकिन यहां पर ओरिजिनली जीपी का कॉमन डिफरेंस कितना था? 2 था, 4/2 2 था, और जो नई जीपी है उसका भी नॉट कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो 2 था, और जो नई सीरीज है उसका भी कॉमन रेशियो कितना है? 8/4 यानी कि 2 ही है। तो यहां पर हमें इतना ध्यान रखना है, इन अ जीपी इफ सेम नंबर इज मल्टीप्लाइड विद ऑल द टर्म्स, तो जो नई सीरीज बनेगी वो जीपी में ही होगी और उसका कॉमन रेशियो वही होगा जो ओरिजिनल जीपी का था, ठीक है। कॉमन रेशियो दोनों के सेम हो जाएंगे, राइट। तो आज के सेशन के लिए इतना ही है। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी डिस्कसिंग इनफाइनाइट जीपी और उससे रिलेटेड कुछ 3-4 हम क्वेश्चंस भी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर्स की फेवरेट सीरीज है, एज एन फेवरेट सीक्वेंस है इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी पे क्वेश्चंस स्टैंड अलोन तो नहीं आते, ऑब्वियसली स्टैंड अलोन की जगह एक्चुअली क्या है, क्लब्ड करके आते हैं। टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, या ज्योमेट्री हो गया,
इनके क्वेश्चंस में इनफाइनाइट जीपी का कहीं ना कहीं एप्लीकेशन होता है। तो मेक श्योर यू definitely watch the next video which is on infinite GP, very important, right? So that's it for this video. Thank you.